हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इधर हम लोग आपका बीएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स या फिर आपका जो फूड एंड न्यूट्रिशन है बीएससी, उसका सिलेबस कवर करेंगे। मतलब कि इसको एज अ आप कह सकते हैं एज अ डिस्कशन आप लेके चलिएगा कि हम उस चैप्टर का एक ओवरव्यू बुक से एक रिविज़न कर रहे हैं। इसके पहले आप ये वीडियो देखने के पहले एक बार बुक से रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार एक रीडिंग कर लीजिए चैप्टर की, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आपका जो भी डाउट्स होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे थायमिन, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हर वीडियो में हम एक एक करके चलेंगे। आप लोग जो भी चैप्टर डिमांड में ज़्यादा होगा मैं वो चैप्टर को पहले पढ़ा दूँगी। जैसे कि अभी मैं थायमिन से स्टार्ट कर रही हूँ, आपका पहले बी कॉम्प्लेक्स करवा दूँगी, फिर सी करवा दूँगी। सो पहले हम लोग वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स से स्टार्ट कर रहे हैं। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो थायमिन जो आपका विटामिन B1 है, हम उसे थायमिन भी कहते हैं। तो थायमिन का अलग दूसरा नाम है आपका विटामिन B1। इसको हम नाट्रियूरेटिक एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये नर्व्स की यानी कि न्यूरल जो हमारा न्यूरल सिस्टम है बॉडी का, उसको उसमें काफ़ी हेल्प करता है। उसमें इसके काफ़ी रोल्स हैं। तो थायमिन इज़ B1 विच इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स रोल इन प्रिवेंटिंग द डेफिशिएंसी डिजीज़ बेरी। जो बेरी एक डिज़ीज़ होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B के वजह से, ये उसे जो है प्रिवेंट करता है। बेरी का मतलब होता है आई कांट, मतलब कि प्रोबेबली होता है लैक ऑफ न्यूरोमोटर कोऑर्डिनेशन इन पीपल। न्यूरोमोटर कोऑर्डिनेशन मतलब कि ब्रेन और आपके लिम्स एंड द वॉलेंट्री सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन का जो कनेक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उस सिस्टम को हम न्यूरो मतलब कि ब्रेन एंड मोटर मतलब कि आपका लिम्बिक सिस्टम या फिर वॉलेंटरी सिस्टम। सो ये जो डिज़ीज़ है, इससे ज़्यादातर जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनका स्टेपल डाइट है राइस। मतलब कि ये राइस में जो लोग सबसे ज़्यादा राइस को ही अपना फूड में प्रेफर करते हैं ज़्यादातर टाइम पे, तो ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा प्रोबेबल होता है। 80% ऑफ द एनर्जी इनकी राइस से आती है। ऐसे जो लोग होते हैं राइस को प्रेफर करते हैं उन लोगों में। और जो ये न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, ये एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन एकमैन ने प्रूव किया था। डच साइंटिस्ट थे ये। इन्होंने प्रूव किया था कि जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ थी, इन्होंने चिकन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हें हाईली पॉलिश्ड राइस का डाइट दिया था, और जिसमें कि ब्रान नहीं था। ब्रान क्या होता है? ब्रान मतलब कि एक नॉर्मल राइस होता है और एक पॉलिश्ड राइस होता है। पॉलिश्ड राइस जो होता है उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल राइस का जो जर्म लेयर्स एंड जो ऊपर का पार्ट होता है उसको निकालने के बाद उसको पॉलिशिंग की जाती है ताकि वो सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। एंड द नॉर्मल जो राइस होता है वो ब्राउन कलर का होता है, उसमें ब्राउन होता है, मतलब कि जर्म लेयर्स वगैरह सब होता है। तो नॉर्मल राइस हमारी हेल्थ के लिए इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि जो ब्रान होता है उसमें विटामिन B1 होता है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, और उसमें फाइबर्स भी होता है। बट जो पॉलिश्ड राइस होता है दैट इज़ डिवॉइड ऑफ विटामिन B एज वेल एज द फाइबर्स। सो दिस डिड नॉट हैड ब्रान। ओके, तो ये जो है ये इनका एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने चिकन्स पे किया था। इसमें देखा कि हाईली पॉलिश्ड राइस वाले चिकन्स में बेरी देखा गया था। उसके बाद टकाकी एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेरी को क्योर किया था जापान में, जापानीज़ नेवी में, बाय यूजिंग मीट एंड मिल्क फॉर द सप्लीमेंट। तो मीट एंड मिल्क से ये बेरी जो है प्रिवेंट हुआ था, और जो राइस ब्रान है उससे फुल रिकवरी हो गई थी। So it became obvious that a deficiency of some substance within the rice bran which was removed during milling was the cause of बेरी। तो इससे प्रूव हो गया था कि बेरी का जो कॉज है वो है क्योंकि राइस ब्रान में हमारे कोई एक ऐसा सब्सटेंस था जिसके वजह से बेरी नहीं हो रहा था। और बेरी क्या है? इट इज़ अ न्यूरोमोटर डिजीज़, राइट। सो केमिकल स्ट्रक्चर जो है थायमिन का वो साइंटिस्ट्स ने 1936 में जाके ही पता चला था। और ये जो आइसोलेट और सिंथेसाइज हुआ था क्लिनिकल लैबोरेटरी में
बाय आर विलियम्स, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था. नाउ थायमिन इज़ अ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन. अब वाटर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से 2 टाइप्स के वाइटामिन होते हैं. एक होते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन, जो कि आपके हो गए ए, डी, ई एंड के वाइटामिन. और एक टाइप के होते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन. फ़ैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो हैं वो फ़ैट सोल्यूबल होते हैं, तो मतलब कि वो स्टोर हो जाते हैं बॉडी में. उनकी टॉक्सिसिटी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ईजिली निकल नहीं पाते ना बॉडी से. वो निकलते हैं थ्रू लिवर, फ्रॉम द बाइल पिगमेंट्स, उसके एक्सक्रीशन से निकलते हैं. बट जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू निकल सकते हैं, तो इनकी टॉक्सिसिटी थोड़ी लेस प्रोबेबल होती है. तो हाँ, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन आपके हो जाते हैं बी एंड सी. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो थायमिन इज़ अ वाटर सोल्यूबल एंड कलरलेस वाइटामिन एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर. इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक ओडर होती है और ये स्लाइटली बिटर होता है टेस्ट में. इसका जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है थायमिन का और थायमिन पायरोफॉस्फेट का. ये स्टिकी नोट से पीछे का पार्ट थोड़ा सा छुप गया है, ये वाला पार्ट हम एक बार देख लेंगे बुक से. हाँ जी, तो थायमिन जो है, मैं इधर लिख के बता देती हूँ, ये जो पार्ट छुप गया उसमें क्या है. थायमिन जो है, थायमिन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. थायमिन एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स. ओके, एक होता है TMP मतलब थायमीन मोनोफॉस्फेट. TMP मतलब थायमीन मोनोफॉस्फेट. एक होता है TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट, और इसको कह सकते हैं TDP थायमीन डाईफॉस्फेट. पायरोफॉस्फेट वाले को डाईफॉस्फेट भी बोलते हैं. और थर्ड टाइप होता है TTP थायमीन ट्राईफॉस्फेट. ओके, थायमीन ट्राईफॉस्फेट. ये है मोनोफॉस्फेट, ये है डाईफॉस्फेट और ये है ट्राईफॉस्फेट. और जो थायमीन है हम लोगों का, ये जो थायमीन है, थायमीन हम लोगों का होता है आपका एक अनफॉस्फोराइलेटेड वाइटामिन. इसमें जब फॉस्फेट ऐड हो जाता है, प्लस फॉस्फेट, इसमें जब फॉस्फेट ऐड हो जाता है उसके बाद हम लोगों का ये TMP, TPP या TDP और TTP बन जाता है. TPP TDP दोनों सेम होते हैं, ठीक है. पायरोफॉस्फेट वाले को ही डाईफॉस्फेट भी बोला जाता है. तो ये वाला हो गया एक, ठीक है. और थायमीन जो है वो is converted into coenzyme thymine pyrophosphate when 2 phosphate molecules are added to the basic thymine structure. तो जो basic thymine structure है उसमें जब 2 molecules of phosphate add होता है तो बन जाता है TPP मतलब कि thymine pyrophosphate. And this is the active coenzyme form of the vitamin. So thiamine का जो thiamine प्लस 2 molecules of phosphorus से हम लोग का बन जाता है थायमीन पायरोफॉस्फेट. एंड दिस इज द एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म ऑफ thiamine. This is the active coenzyme form of the thiamine vitamin. ठीक है. Now thiamine pyrophosphate is also known as thiamine diphosphate. मैंने पहले से बता दिया कि TPP और TDP दोनों सेम चीज़ें हैं. फिर आ जाते हैं हम लोग एसेंशियल रोल्स जो हैं थायमीन के बॉडी में. सो इसमें क्या है, थायमीन प्लेज अ वेरी एसेंशियल रोल इन बॉडी एट सेलुलर लेवल. ये सेलुलर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन.
टीपीपी जो है हमारा थायमीन पायरोफॉस्फेट जो कि एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म है, ये एसेंशियल होता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुविक एसिड। जो पायरुविक एसिड हम लोगों का बनता है टीसीए साइकिल में, उसमें इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराता है फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए विद द क्रेब्स साइकिल। तो ये दो चीज़ें हैं, और पायरुविक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट अक्यूमुलेट इन दोज विद थायमिन डेफिशिएंसी। तो जो टीपीपी है वो सेलुलर लेवल पे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टीसीए साइकिल के 2 स्टेप्स में यूज़ होता है। एक स्टेप हम लोग का हो गया जहाँ पे पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, वहाँ उसके डिकार्बोक्सिलेशन में, और सेकंड स्टेप अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जहाँ पे उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में 2 स्टेप्स में टीसीए साइकिल में यूज़ होता है, जहाँ पे दोनों में ही उनका डिकार्बोक्सिलेशन होता है। और पायरुविक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट accumulate in those with thiamine deficiency, जिन्हें थायमिन डेफिशिएंसी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेते हैं। नोट नहीं, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। पायरुविक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट accumulate in those who have thiamine deficiency, जिनके अंदर थायमिन डेफिशिएंसी होगी उनके अंदर पायरुविक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारेट accumulate हो जाएगा। तो ये एक डेफिशिएंसी का टेस्ट कर सकते हैं हम लोग कि उनके बॉडी में ये अल्फा कीटोग्लूटारेट और पायरुविक एसिड अक्यूमुलेटेड है या नहीं। सेकंड जो आपकी एक चीज़ बुक में नहीं दी हुई है, ये एक फंक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि थायमिन डिक्रीजेज द LDL, मतलब कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स लेवल्स एंड देयरफॉर decreases the bad cholesterol since it stops ApoB100 synthesis, which is a part of LDL। तो जो LDL है इसको सिंथेसाइज करने के लिए ApoB100 एक लाइपोप्रोटीन है, ये यूज़ होता है। और जो LDL है हमारा, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ना हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अपटेक बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्लक फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एथरोस्क्लेरोसिस, ये सब हो सकता है। तो जो LDL है वो इंक्रीज़ कर देता है, इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल एक बुरा चीज़ नहीं है, वो हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पे यूज़ भी होता है, बट जो LDL है ये इंक्रीज़ कर देता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन आवर बॉडी। बहुत ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये तो LDL बनाता कौन है? ApoB100। और LDL क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ कर देता है बॉडी में। तो जो थायमीन है वो अगर ApoB100 को ही बंद कर देगा तो ऑब्वियसली LDL भी डिक्रीज़ हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि ApoB100 लाइपोप्रोटीन जो है वो ही LDL की फैक्ट्री है। फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली बंद हो जाएगा। तो इसीलिए थायमीन जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मॉड्यूलेट करने में भी बहुत एसेंशियल रोल होता है। अच्छा, LDL हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और HDL इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? क्योंकि HDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल को स्टोर नहीं होने देता है, वो सेल्स से मतलब अपटेक हो जाता है। वो हेल्प करता है कि सेल्स हमारे उस कोलेस्ट्रॉल को यूज़ कर लें अपने फंक्शंस में। क्योंकि मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी तो कितनी सारी चीज़ों में हमारे सेल ऑर्गेनेलीज में यूज़ होता है और बॉडी के फंक्शंस में यूज़ होता है। तो HDL इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। वाई? बिकॉज इट डज नॉट लेट द कोलेस्ट्रॉल गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड कॉज प्रॉब्लम्स। In spite of that, it helps in the cellular uptake of the cholesterol in the cellular functions, whereas LDL causes an increase in the cholesterol levels in our body, thereby causing problems like atherosclerosis, cardiac arrests। इसी की वजह से होती है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, थायमीन जो है उसका अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारी बॉडी में ना, अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कहीं प्रेजेंट है तो वहाँ से वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में
ट्रांसपोर्ट होगा, और हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन में पैसिव, क्योंकि हाई से लो जाता है हमेशा, तो पैसिव हो जाएगा, और अगर लो से कहीं जा रहा है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ पेंटोजेस एंड NADPH। TPP इज़ द कोएंजाइम ऑफ द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। ये एक एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज जो रिक्वायर होती है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज वाया हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, HMP शंट, इसे बोलते हैं HMP शंट, HMP शंट। तो ये HMP शंट में के मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म HMP शंट से जो होता है उसमें ये एंजाइम ट्रांसकीटोलेज का कोएंजाइम होता है। और द पेंटोज पाथवे, HMP शंट को क्या बोलते हैं, पेंटोज पाथवे भी बोल सकते हैं। इन द लिवर एंड द एड्रिनल ग्लैंड एज मच एज 60% ऑफ द ग्लूकोज कैन बी यूज्ड। 60% ऑफ द ग्लूकोज जो है वो यूज़ अप हो जाता है HMP शंट के थ्रू। तो यही एक वे है, इट इज़ द ओनली वे through which body can produce ribose and deoxyribose sugars for the ribonucleic acids। ribonucleic acids क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं DNA एंड RNA, मतलब कि ये जेनेटिक फंक्शन आ गया यहाँ पे। दिस इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटीरियल। दिस इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटीरियल। इसका यहाँ पे मतलब ये था कि जो हमारा विटामिन B1 है वो, उसका ये फॉर्म है ना थायमिन का फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म TPP, ये क्या है, कोएंजाइम है फॉर द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। और ट्रांसकीटोलेज क्या करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म वाया द HMP शंट। अब ये जो HMP शंट है इसके ही थ्रू इट इज़ द ओनली वे जिससे कि बॉडी कैन प्रोड्यूस राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज। तो एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल में भी ये हेल्प करता है। एंड फॉर अदर कोएंजाइम सच एज रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADPH हो गया, RNA हो गया, DNA हो गया, इन सब के सिंथेसिस। अब नर्व कंडक्शन, इसी के वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, कौन सा विटामिन बोलते हैं, एंटी न्यूरेटिक vitamin. Now nerve conduction, it is involved in the transmission of high frequency pulses across the nerve synapses. Thiamine appears to be involved either in the production or release of acetylcholine. What is acetylcholine? Acetylcholine is a neurotransmitter, or as the thymidine triphosphate TTP in the transport of sodium across the neural membranes, essential for transmission of nerve impulses. और एक चीज़ है, ये माइलिन शीथ के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो इधर पे थायमीन किस किस लिए यूज़ होता है, एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ के लिए, दूसरा सोडियम का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन्स, जिसके वजह से ही सोडियम के ट्रांसपोर्ट की वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट जो बनता है वो बनता है, ग्रेडियंट बनता है, मतलब कि डिफरेंस इन चार्जेस, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं। एंड ऑल्सो द सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ। तो ये इसका था नर्व कंडक्शन में जो इसका हेल्प था। ये दो जो स्टेप्स हैं यहाँ पे शो किया हुआ है कि कहाँ कहाँ TPP यूज़ होता है, कहाँ कहाँ TPP यूज़ होता है इन द HMP शंट। एक ये होता है यहाँ पे TPP रिक्वायर्ड होता है ज़ाइलूलोज 5 फॉस्फेट से सेडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट इस स्टेप में, और एक ये स्टेप इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट प्लस ज़ाइलूलोज 5 फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और वहाँ से ग्लाइकोलिसिस। इन दो स्टेप्स में यूज़ होता है थाइमिडीन पायरोफॉस्फेट विच इज़ द एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म ऑफ थाइमीन। ये हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कन्वर्जन। नेक्स्ट फंक्शन इज कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स। थायमिन इज ऑल्सो नोन टू बी इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन टू द विटामिन नायासिन। ये B3 के चैप्टर में
विटामिन B3 के चैप्टर में नायासिन में हम पढ़ेंगे कि जो थायमिन है इट इज़ इन्वॉल्व्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नायासिन। जैसे किसी के बॉडी में नायासिन की डेफिशिएंसी है तो जो प्रोटीन इनटेक है उसमें जो ट्रिप्टोफैन है उसके थ्रू थायमीन क्या करता है, नायासिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस कन्वर्जन इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज नायासिन के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये उसकी डेफिशिएंसी में एक तरीके से मतलब डिक्रीजिंग द डेफिशिएंसी की तरह भी काम करेगा बिकॉज इट इज़ नीडेड टू कन्वर्ट ट्रिप्टोफैन टू नायासिन। And also in the metabolism of branch chain amino acids, leucine, isoleucine and valine, all of these are essential amino acids, leucine, isoleucine and valine। तो यहाँ हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो ट्रिप्टोफैन है से जो B3 बनता है, B3 मतलब नायासिन, B3 उसमें B1 का रोल होता है। Now we come to the absorption and metabolism. Most absorption occurs in the jejunum and ileum of the small intestine. Only small amount is consumed. The vitamin is absorbed by the sodium dependent active transport mechanism. यहाँ हमने पढ़ा ना कि विटामिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कब होगा अब्जॉर्ब, जब उसकी अमाउंट जो है कम होगी। लार्ज अमाउंट्स होंगे तो पैसिव में होगा और स्मॉल अमाउंट्स होंगे तो एक्टिव में होगा। ये अभी हमने पढ़ा लास्ट पेज पे। थायमीन एज टीपीपी विद इन फूड मस्ट बी डीफॉस्फोराइलेटेड टू थायमीन बिफोर इट कैन बी अब्जॉर्ब्ड। तो जो टीपीपी है, टीपीपी क्या है, टीपीपी इज़ थायमीन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। तो जो टीपीपी है थायमिडीन पायरोफॉस्फेट, इसको बॉडी डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसको हमें वापस थायमीन में कन्वर्ट करना होगा बिफोर इट कैन बी अब्जॉर्ब बाय ह्यूमंस। सो टीपीपी इज़ रिफॉर्म्ड फ्रॉम थायमीन एंड फॉस्फेट विद इन द सेल्स वेन एवर रिक्वायर्ड। तो जैसे कि थायमीन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट से हमारे पास बन जा रहा था टीपीपी, वैसे ही व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी हमें थायमीन को अब्जॉर्ब करना होगा बॉडी में, तो सेल्स अपने आप इस रिएक्शन को वापस कर देंगी, मतलब कि इस रिएक्शन को वापस कर देगी। सेल्स अपने आप टीपीपी से वापस थायमीन बन जाएंगे बाय रिलीजिंग द 2 फॉस्फेट्स बैक इनटू द बॉडी। अन अडल्ट बॉडी, ये अपना RDA आ गया। अडल्ट बॉडी रिक्वायर्स 30 to 70 mg ऑफ थायमीन। अबाउट 80% ऑफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ TPP। बॉडी कंटेन्स 30 to 70 mg, RDA नहीं है, कंटेंट है बॉडी का, थायमीन कंटेंट। तो 30 से 70 mg थायमीन होता है, जिसका 80% जो है वो TPP के फॉर्म में होता है। हाफ द बॉडीज थायमीन इज़ विद इन द मसल टिश्यूज़। 50% जो होता है वो मसल टिश्यूज़ में होता है। इट कंटेन्स स्टोरेज साइट नॉर्मल लेवल्स इन द मसल, ब्रेन, लिवर, किडनीज़, मसल, ब्रेन, लिवर, किडनीज़ हर जगह होता है। कैन बी डबल्ड बाई थायमीन थेरेपी। थायमीन थेरेपी देने से जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं उससे डबल हो जाता है। Thiamine is excreted from the body as thiamine acetic acid and as various other metabolites produced by its degradation. What are metabolites? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। अदर जो मेटाबोलाइट्स हैं थायमीन के और थायमीन एसेटिक एसिड के फॉर्म में, ये जो है एक्सक्रीट हो जाता है अपने बॉडी से। अब डेफिशिएंसी पे आ जाएंगे हम लोग। डेफिशिएंसी, थायमीन डेफिशिएंसी हैज़ बीन हिस्टोरिकली नोन एज द डिजीज़ बेरी अकरिंग इन द एरियाज जहाँ पे स्टेपल डाइट इज़ पॉलिश्ड राइस, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा चैप्टर के स्टार्टिंग में। अब जो राइस होता है वो क्या होता है, हैवी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है उसमें, राइट। राइस में क्या है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ही होता है। और हमने पढ़ा कि थायमीन का जो रोल है वो रोल है हमारे सेल्यूलर लेवल पर फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर द इन द TCA साइकिल। TCA साइकिल में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है अपने दूसरे मेटाबोलाइट्स में। अब
वो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी, राइट। तो थायमिन एक तरीके से जो हमें एनर्जी दे रहा है ग्लूकोज, उसमें इन्वॉल्व्ड है ना। ग्लूकोज जो हमें एनर्जी दे रहा है इसमें B1 इज इन्वॉल्व्ड। और कार्ब्स क्या होता है? ग्लूकोज मतलब कार्ब्स, राइट। अगर हम सिर्फ राइस खाएंगे, हमारा स्टेपल डाइट सिर्फ राइस होगा, तो कार्ब्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में। अब जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे एनर्जी बनाने के लिए हमें और भी ज़्यादा B1 चाहिए होगा, मतलब थायमीन चाहिए होगा। तो वो जो B1 इसमें यूज़ होता है जब एक्सेसिव कार्ब हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से होता है डेफिशिएंसी, ठीक है। तो जिनकी स्टेपल डाइट राइस होगी उनके बॉडी में एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लोड या फिर एक्सेसिव ग्लूकोज लोड होगा, राइट। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लोड और एक्सेसिव ग्लूकोज लोड, जिसके वजह से हमारा जो थायमीन है इट इज़ एग्जॉस्टेड, मतलब कि यूज्ड अप, एग्जॉस्टेड वेरी रैपिडली। तो अगर सारा का सारा थायमीन इसी में ये अपना एनर्जी देने में ही निकल जाएगा तो डेफिशिएंसी तो होगी ना। इसीलिए डाइट्स विद हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के वजह से हमें वेरी वेरी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब अगर वो ब्रान के साथ होता, ब्रान से क्यों नहीं होता, ब्रान के साथ होता तो उसमें फाइबर्स भी होते, राइट। उसके वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर स्पाइक, ये जो एनर्जी का कन्वर्जन है ये ईजी हो जाता, तो उतना ज़्यादा थायमीन नहीं लगता। तो इधर आ जाते हैं हम लोग। पॉलिजराइज हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, हेवी अल्कोहल इनटेक, इंट्रावेनस ग्लूकोज इन्फ्यूजन प्रीडिस्पोज एंड एग्रावेट थायमिन डेफिशिएंसी, एड टू एग्रावेट थायमिन डेफिशिएंसी। अब हेवी अल्कोहल इनटेक क्यों होगा? नाउ अल्कोहल इज मेड फ्रॉम बेवरेजेस, मेड फ्रॉम बार्ले हो गया, मेज़ हो गया, ये सब का सब कार्ब्स है, कार्ब्स का हाई अमाउंट होता है इसमें। तो उसकी वजह से, इसकी वजह से भी कार्बोहाइड्रेट लोड बढ़ेगा बॉडी पे, जिसके वजह से थायमिन डेफिशिएंसी हो सकती है। बॉडी कंटेन्स ओनली The body contains only 30 mg of thiamine and deficiency starts about a month on thiamine-free diet. थायमिन जब बहुत ज़्यादा कम होगा 1 महीने तक, उसके बाद ही डेफिशिएंसी स्टार्ट होगी। Now poor absorption, abnormality of the GI tract, inability of the tissues to accumulate adequate supplies of thiamine, failure of the tissues to use it cause thiamine deficiency. So these are the factors which contribute to the deficiency of thiamine in our body. In thiamine deficiency, cells cannot metabolize glucose aerobically, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो तो ज़्यादा होंगी बट एनर्जी मिलेगी नहीं हमें, ठीक है। तो अक्यूमुलेशन हो जाएगा पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड का। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो ही तो थायमिन की वजह से चल रहा है। अगर थायमिन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और टीसीए साइकिल के एंड प्रोडक्ट्स पायरुविक एसिड एंड लैक्टिक एसिड होता है। पायरुविक एसिड in case of the aerobic respiration and lactic acid in case of the anaerobic respiration, which produces vasodilation, मतलब कि dilation of the blood vessels and increased cardiac output. अब cardiac output क्या होता है? cardiac output मतलब कि ventricular volume जो है, मतलब कि हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। मतलब कि हार्ट रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। नाउ वी कम टू सिम्टम्स। सिम्टम्स विल बी लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों होगा? एनर्जी का जो हमारा वो है, मतलब कि एनर्जी का जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, भूख नहीं लगेगी। व्हाट इज़ एनोरेक्सिया? एनोरेक्सिया इज़
like the feeling to not to eat, not you will not get hungry, या फिर खाने का कुछ मन नहीं करेगा, उसे एनोरेक्सिया कहते हैं. Accompanied by vomiting, it is the first sign of thiamine deficiency. Vomiting और खाने का मन नहीं करना, this is the first symptom. Increased intake of thiamine restores the appetite and does not stimulate appetite beyond normal level. अब जो इंक्रीज इनटेक है उससे क्या एपेटाइट बढ़ जाएगा? नहीं, एपेटाइट बढ़ेगा बट नॉर्मल लेवल से ज़्यादा नहीं होगा. सेकेंड सिम्टम, डिक्रीज्ड मसल टोन इन द वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. Decreased muscle tone and muscle weakness results in decreased gastric motility, distended colon and constipation. तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखी जाएंगी. क्या होगा? जो हमारी मसल्स है वो वीक हो जाएंगी. हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी. उससे क्या होगा? पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, अब्सॉर्प्शन, चर्निंग जो हमारे स्टमक में होती है, ये सब मस्कुलर मूवमेंट्स की वजह से ही होती है. तो मस्कुलर मूवमेंट्स वीक हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें, अब्जॉर्प्शन एंड ऑल, गैस्ट्रिक मोटिलिटी मतलब कि अब्जॉर्प्शन और खाना यहाँ से वहाँ जाना बॉडी में, वो सब भी अफेक्ट होगा. डिस्टेंडेड कोलोन, कोलोन कहाँ का पार्ट होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कोलोन कहाँ का पार्ट होता है. एंड कॉन्स्टिपेशन इज़ द बावल मूवमेंट इज़ अफेक्टेड. ओके, सो सिम्टम्स कैन बी अनीमिया भी हो सकता है, हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि RBC के भी फॉर्मेशन में लगता है थायमिन. और लो एनर्जी अभी हमने बात कर ली क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म परफेक्टली नहीं हो रहा. Now we come to mental depression and confusion. Since the glucose metabolism is affected, अब भाई वो ही एनर्जी तो ब्रेन में जाएगी, वो ही एनर्जी से तो हम लोग सोचेंगे और मतलब कि वही तो ब्रेन में जाएगा और ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दैट फॉल्टी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. सो थायमिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोरल वाइटामिन. Deficiency causes mood changes, vague feelings of uneasiness, fear, disorderly thinking and mental depression, instability, fatigue, headache. ये सब होगा क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन एनर्जी सप्लाई ब्रेन में ही नहीं होगा तो हम लोगों को अनईजीनेस तो होगी, राइट. नाउ थायमिन एक्सक्रीटेड इन यूरिन ड्रॉप्स ड्रामेटिकली. जो कि थायमिन यूरिन में एक्सक्रीट होता है. यूरिन में एक्सक्रीट क्यों होगा? यू विल आंसर इट टू योर सेल्फ. बताओ, यूरिन में थायमिन एक्सक्रीट क्यों होगा? थायमिन इज़ अ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन जो कि एक्सक्रीट यूरिन में ही होगा ना ऑब्वियसली. तो उसका जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ घटेगा. और मोस्ट अक्यूट सिम्टम्स इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मेंटल कन्फ्यूजन. अक्यूट मतलब कि स्टार्टिंग और बेसिक सिम्टम्स आर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मेंटल कन्फ्यूजन्स. जो कि क्रॉनिक मतलब कि आगे बढ़ने पे कोमा भी हो सकता है. क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, कोमा हो सकता है. न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कि हमें पता है कि माइलिन शीथ के सिंथेसिस में, अभी हमने पढ़ा माइलिन शीथ के सिंथेसिस में B1 आता है काम. सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट चैनल है उसमें हेल्प करता है जिसकी वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है हम लोग का. और थर्ड चीज़ थी कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल हमारे पास आ गया था. सो थायमिन लेवल्स इन द ब्रेन रिड्यूस बाय 50%. 50% से कम हो जाएगा विदाउट एनी नोटिसेबल सिम्टम्स. पता भी नहीं चलेगा बट ब्रेन में 50% थायमिन कम हो जाएगा. फर्दर रिडक्शन इज 30% इन द नॉर्मल लेवल्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्लो स्टेडी गेट. स्लो अनस्टेडी गेट. गेट मतलब द तरीका, चलने का तरीका, मतलब द वॉक, योर वॉक विल बी अफेक्टेड, राइट. 20% ऑफ द नॉर्मल लेवल सीवियर डिसऑर्डर पॉस्चर. जो हमारा पॉस्चर है वो ख़राब हो जाएगा, उल्टा सीधा टेढ़े मेढ़े होके चलेंगे. न्यूरोमस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होगा, इम्पेयर हो जाएगा. डिटोरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा. आई हैंड कोऑर्डिनेशन, स्पीड ऑफ मूवमेंट्स, हमारा चाल चलन मतलब गेट, सब कुछ ही अफेक्ट होगा. Derangement in energy metabolism appears to be the basis of many of the neurological changes and structural changes observed in thiamine deficiencies.
Energy metabolism is the basic of many neurochemical changes and structural changes. So it is the basis. उसी के वजह से ही हो रहा है, राइट, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, और वी कैन से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. नाउ वी कम टू द बेरी पार्ट. इन्फेंटाइल बेरी इन्फेंटाइल नाम सुन के ही पता चल रहा है इन्फेंट्स में होता है. इट अकर्स इन इन्फेंट्स बिटवीन 2 to 5 months ऑफ एज. 2 से 5 months ऑफ एज वाले ही इन्फेंट्स होते हैं, राइट. द कंडीशन डेवलप्स फ्राइटिंगली क्विकली, बहुत जल्दी बनता है, एंड कैन लीड टू डेथ अगर कि ट्रीट नहीं किया हमने. द अफेक्टेड बेबी डेवलप साइनोसिस, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ब्लूइश हो जाएगी, राइट. साइनोसिस मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन. अब देखो, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी एक तरीके से घटेगा ही हमारा, ठीक है. तो उसके वजह से ब्लूइश हो जाएगी बॉडी, जिसको टर्म बोलते हैं साइनोसिस. कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट हो जाएगा, टर्न हो जाएगी स्किन, ब्लू हो जाएगी. टेकार्डिया और टेकार्डिया क्या होता है, एक मतलब कार्डिया मतलब हार्ट से रिलेटेड. सो टेकार्डिया इज़ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम with a loud piercing cry that changes within like thin, weak and almost inaudible one. बच्चा जब रोएगा तब बहुत ही शार्प और हाई पिच्ड वॉइस में वो रोएगा, और धीरे से वो फिर बंद हो जाएगी. फिर वो एकदम ज़ोर से चिल्ला के रोएगा, फिर वो इनऑडिबल हो जाएगी. ऐसा मतलब एक रोने का उसका जो साउंड होता है, लाउडनेस ऐसी हो जाती है. So the symptoms are sometimes accompanied by vomiting and convulsions का मतलब आपका एक तरीके से हो जाता है दौरा पड़ना, fits. Beriberi occurs more often in the breastfed than the bottle fed because जो मोस्टली होता है ब्रेस्ट फेड्स में. क्यों होता है ब्रेस्ट फेड्स में? क्योंकि जो लैक्टेटिंग मदर होती है उन्होंने ठीक से थायमिन इनटेक नहीं लिया होता, या फिर वो नहीं ले रही होती हैं. सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायमिन नहीं होता है जो कि उनके मिल्क में प्रॉपरली जाए. तो बॉटल फेड इन्फेंट से ज़्यादा, मतलब दोनों में ही होता है बट उससे ज़्यादा ब्रेस्ट फेड में होता है. द सिचुएशन इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय ट्रांसफ़र इनटू द मिल्क ऑफ पायरुविक एल्डिहाइड. ट्रांसफ़र इनटू द मिल्क. अब ये सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. पायरुविक एल्डिहाइड करके कंपाउंड है जो कि मिल्क में आ जाता है, विच इज़ द टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विच अक्यूमुलेट्स इन थायमिन डेफिशिएंसी. थायमिन डेफिशिएंसी के टाइम पे जो एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का टॉक्सिक प्रोडक्ट है विच इज़ नोन एज पायरुविक एल्डिहाइड, ये मिल्क में ट्रांसफ़र हो जाता है, मिल्क से बेबी में जाने लगता है. Now, thiamine deficiency results in poor growth in the children. What is wet beriberi? Oriental beriberi usually caused by eating diets which is full of calories and derived from polished and highly milled rice. Polished rice मतलब कि ब्रांड निकला हुआ. The disorder is often precipitated by infections, hard physical labor, pregnancy, lactations. ठीक है, हार्ड फिजिकल लेबर या प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे ये हो जाता है. ओइंग टू लैक ऑफ थायमिन, ग्लूकोज इज़ इनकम्प्लीटली मेटाबोलाइज्ड. ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीटली मेटाबोलाइज्ड है. पायरुविक एंड लैक्टिक एसिड्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं टिश्यू में और बॉडी फ्लूइड्स में. देयर इज़ एन इनएबिलिटी टू यूज़ द ग्लूकोज एफिशिएंटली, क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ही इफ़ेक्ट हो गया है. देन जो मेटाबोलाइट्स हैं वो डायलेशन कर देते हैं, डायलेट द ब्लड वेसल्स. फिर जो बेरी है इसमें वैसोडाइलेशन कैन बी एक्सट्रीम, सो दैट मतलब वैसोडाइलेशन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एक होता है और एक वैसोडाइलेशन होता है. वैसोडाइलेशन इतना एक्सट्रीम हो सकता है कि जो फ्लूइड है वो लीक हो जाता है कैपिलरी से और एडिमा कॉज होता है. व्हाट इज़ एडिमा? एक सेकेंड. Yes. What is here? Edema क्या होता है? Edema is swelling or inflammation in the body due to accumulation of fluid in the cavities of the body. बॉडी कैविटीज़ में फ्लूइड फिल हो जाता है.
उसको कहते हैं एडिमा। सेम टाइम में ब्लड फ्लो हो जाता है रैपिड, ठीक है। कार्डियक मतलब कार्डियक आउटपुट भी हाई हो जाता है। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस होता है कार्डियक आउटपुट भी हमारा हाई हो जाता है। मायोकार्डियम इज ओवरवर्कड। मायोकार्डियम क्या होता है बताओ? मायोकार्डियम इज द, ये आप बताएंगे कमेंट्स में। मायोकार्डियम हार्ट का एक पार्ट होता है, और कौन सा पार्ट होता है ये आप बताएंगे। सीरियस केसेस कैन प्रोग्रेस टू लो आउटपुट कार्डियक फेलियर्स, लो आउटपुट कार्डियक फेलियर्स कॉल्ड शोशिन बेरीबेरी, ठीक है। शोशिन और पर्नीशियस बेरीबेरी इज द सडन ऑनसेट ऑफ कार्डियक पेन। इसमें अचानक से जो है हमारे हार्ट के एरिया में कार्डियक पेन, रेस्टलेसनेस, साइनोसिस मतलब बॉडी ब्लू पड़ने लगेगी, रेस्टलेसनेस होने लगेगा मतलब बेचैनी होने लगेगी, और बहुत ज़ोर से चेस्ट में हमारे पेन होगा। और पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हम लोग का हो गया जो हमारे नर्व्स हैं विच गो अप टू द मोटर न्यूरॉन्स, राइट। मोटर एंड द सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमारे लिम्स में हैं वो फेल हो जाएंगे तो हम हिल नहीं पाएंगे। सो इट्स अ वेरी अटैक काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक अ फिट, दौरा पड़ने जैसा एक टाइप का होता है। पेशेंट्स विथ सच एन अटैक सेल्डम सर्वाइव। इसमें क्या होता है, कुछ भी काम नहीं करता, चेस्ट में बहुत पेन हो रहा होता है, बेचैनी होती है, बॉडी ब्लू पड़ने लगती है, और साथ साथ हमारा हाथ पैर हिल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम ही फेल हो जाएगा, उसके नर्व्स ही फेल हो जाएंगे। सो एडिमा इज़ द मोस्ट नोटेबल फीचर विच में डेवलप रैपिडली to involve not only the legs but also the face, trunk and serous cavities, right? Serous cavities. तो एडिमा में क्या होता है, हमारा फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि फेस, ट्रंक मतलब बॉडी और सेरस कैविटीज़ में फ्लूइड फिल होने लगता है। पैल्पिटेशंस मतलब वेरी इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट, एंड पेन इन द लेग्स आफ्टर वॉकिंग प्रोबेबली ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, जिसके वजह से पैरों में बहुत पेन होगा, लेग्स विल बी स्टार्टेड पेनिंग। देयर इज़ यूजुअली टैकीकार्डिया एंड एन इंक्रीज्ड पल्स प्रेशर। टैकीकार्डिया हो जाएगा और पल्स प्रेशर, जो पल्स रेट है हमारा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हार्ट इज़ एनलार्ज एंड जग्युलर वेनस प्रेशर राइजेज। जो जग्युलर वेनस प्रेशर है, वेन में जो प्रेशर है हार्ट में, वो राइज हो जाएगा और पर्सन विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट इन वॉकिंग। तो ये हमारा कहाँ था, पर्नीशियस बेरीबेरी में था। नाउ वी कम टू ट्राई बेरीबेरी। इट इज़ अ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल मतलब हाथ पैर की नसें, जो कि हमारी बॉडी की पेरीफेरी में है। सेंट्रल हो गया हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन पेरिफेरल हो गया हमारा हाथ और पैर, एंड ऑटोनॉमस हो गया हमारा जो एड्रेनलिन से कनेक्टेड रहता है, एड्रेनल ग्लैंड से, जिसमें कि वी फाइट और फ्लाइट, वो वाला पार्ट हो गया। सो दिस ड्राई बेरीबेरी इज़ मोस्ट कॉमन इन द साउथ ईस्ट एशिया। न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड इज़ सिमिलर टू द वेट बेरीबेरी, मतलब कि वही ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बिकम्स फॉल्टी। Long standing cases, there is degeneration and demyelination of both the sensory and motor nerves. Since vitamin B1 is very essential for the synthesis of myelin sheaths, right? myelin sheaths के synthesis and regeneration के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसके डेफिशिएंसी में डीजनरेशन और डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके वजह से हमारी न्यूरल एक्टिविटी जो है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्सेस, या फिर द मतलब कि एक बॉडी के पार्ट से दूसरे में जो इम्पल्स जाता है, दैट विल बी अफेक्टेड. The vagus and other autonomic nerves will also be affected. Vagus nerve and autonomic nerves जो बाकी हैं बॉडी की, वो भी अफेक्ट हो जाएंगी. In both the forms, symptoms include numbness in the legs, irritability, vague uneasiness, disorderly thinking and nausea. ठीक है, मतलब जो पेशेंट होगा उसको क्या होगा, बेचैनी होने लगेगी, लेग्स में बहुत ज़्यादा नम्बनेस, क्योंकि हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैर की नर्व्स, हाथ पैर की नसें हमारी
काम करना बंद कर जाएंगी, इरिटेशन होगी क्योंकि नम्बनेस हो रही है, वी कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, तो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, अनईजीनेस होगी, अजीब अजीब चीज़ें दिमाग में आएंगी, एंड नोजिया मतलब कि सफोकेशन होगा। वर्निकल एंसेफेलोपैथी क्या होता है? द सेरिब्रल फॉर्म ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी occurs in Europe, North America, Australia. It is present acutely in an alcoholic, ठीक है, but sometimes seen in people with persistent vomiting. तो जो persistent vomiting मतलब कि continuous vomiting over a period of time, उन लोगों में ये देखा जाता है. That's a symptom for this Wernicke's encephalopathy, and it's the cerebral form of thiamine deficiency, right? Acutely alcoholic में ये देखा जाता है. It occurred in the prisoners of war on small rations of polished rice diets. ये देखा गया था एक वॉर के प्रिजनर्स जिन्हें सिर्फ मतलब थोड़ा मिलता था, बट पॉलिश्ड राइस डाइट मिलता था. यहाँ पे हम लोगों का आ जाता है कॉजेज, सिम्टम्स, ऑर्गन्स अफेक्टेड. तो ये वाली आपको एक बारी पढ़ लेना होगा, ये टेबल को रीड कर लेना होगा. लाइक इन्फेंटाइल बेरी बच्चों में होता है, तो इसमें मदर्स के वजह से हो जाता है, ठीक है, जो प्रॉपर इनटेक नहीं करते. वेट बेरी हमारा पॉलिश्ड राइस के इनटेक से होता है. ड्राई बेरी भी सेम सेम न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड के वजह से होता है. वर्निकेज अल्कोहलिज्म और परसिस्टेंट वॉमिटिंग के कारण होता है. ना सिम्टम्स, इन्फेंटाइल में साइनोसिस, बच्चे को साइनोसिस, एफोनिया मतलब कि वो जो टाइप का क्राई का साउंड होता है, उन लोगों के रोने की आवाज़ होती है, इनऑडिबल क्राई हो जाती है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ हाई पिच्ड टू एन इनऑडिबल क्राई. देन कन्वल्शंस मतलब कि फिट्स जैसे कि दौरे पड़ने. देन कोमा. वेट बेरी में आपका एडिमा, वेट से ही पता चल रहा है फ्लूइड वाली चीज़ है, तो एडिमा, तो ये याद रखने में ईजी रहेगा. पेन इन द लेग्स होती है, टेकीकार्डिया, डिस्पनिया. कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ क्यों होंगी? क्योंकि हमारी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, हमारी जो हाथ पैर की नसें हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, उसके वजह से हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं. साइनोसिस, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा बॉडी में. शोशिन बेरी, ठीक है, डेथ. ड्राई बेरी में नम्बनेस, लेग इरिटेबिलिटी, थिंकिंग, डिजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ, न्यूरोमोटर, ये सब मास, काफ मसल टेंडरनेस, एक्सक्रीमिटीज़, क्रैम्प्स, रिस्ट ड्रॉप, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे. वर्निकेज में क्या क्या होती है थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में. ये ऑप्थेल्मोप्लेगिया, ठीक है, मतलब कि आइज से रिलेटेड हुआ. ऑप्थेल्मा मतलब आइज. एमनीसिया, कॉर्साकॉफ्स, साइकोसिस, कंफ्यूज्ड, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, रिकॉल, ठीक है. देन ऑर्गन अफेक्टेड, ऐसे हमें सब चीज़ ये सारी आप पढ़ लेना एक बार, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं, जस्ट द डोजेज, ट्रीटमेंट्स और कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड हैं वो ही दिया हुआ है. नाउ वर्निकेज encephalopathy patient is quite confused, and the most valuable clinical signs are bilateral symmetrical ophthalmoplegia, paralysis of the eye muscle, nystagmus, this and this. मतलब कि वर्निकेज encephalopathy में ज़्यादातर जो है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो रहता है, ठीक है. एंड द वैल्यूएबल क्लिनिकल साइंसेस, जो पैरालिसिस हो जाती है, आई मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है, एक आई मसल उधर, एक आई मसल इधर. निस्टैग्मस, इनवॉलेंटरी जर्की रेपिटेशन लाइक फिट्स, राइट, दौरा पड़ने जैसा. देन वर्निकेज encephalopathy, if it is not treated, it leads to death. If transcytolase test is positive, thiamine should be given. Transcytolase एक थायमिन स्टेटस को चेक करने वाला एक टेस्ट है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो थायमिन को देना चाहिए. कॉर्साकॉफ साइकोसिस में बिकम परमानेंट. साइकोसिस मतलब कि ये जो दिमाग की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता प्रॉपर, हमारा नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, वेगस नर्व ये सब फेल हो जाती हैं, तो इसकी वजह से कॉर्साकॉफ साइकोसिस परमानेंट हो जाता है, जो कि एक दिमाग की प्रॉब्लम है. फिर उसके बाद बेरी कार्डियोमायोपैथी, एमनीसिया एक और टर्म है, ठीक है, राइट. फिर आपका आ गया बेरी कार्डियोमायोपैथी विच इज़ सेल्डम सीन विद वर्निकेस और कोर्साकॉफ्स डिजीज़. कार्डियोमायोपैथी
हार्ट से रिलेटेड हो जाता है। फिर थायमिन डेफिशिएंसी कैन प्रोड्यूस हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर और पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एंसेफेलोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब सिर्फ नर्व्स तक ही सीमित रहेगा, सिर्फ नर्व्स तक ही लिमिटेड रहेगा, राइट? ये एक डिफरेंस। न्यूरोपैथी मतलब कि लिमिटेड टू नर्व्स ओनली, nerves only. And when we talk about encephalopathy, encephalopathy is for the encephalopathy मतलब entire brain we are talking about, defect in the entire brain. Possibly cardiomyopathy occurs in people who use their muscles for heavy work, so accumulate large amount of pyruvate producing intense vasodilation, increase cardiac work. ठीक है, ट्रीटमेंट पढ़ लीजिएगा एक बारी। प्रिवेंशन की यही हमें अवॉइड एक्सेस ऑफ मिलिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द राइस ग्रेन सीरियल्स, थायमिन इनटेक्स फ्रॉम सीरियल डाइट्स, ट्रेडिशनल कुकिंग प्रैक्टिसेस को एनकरेज करिए। Thiamine deficiency prevented by supplementing vitamins in the alcoholics. Bread and other staple diets can be fortified with the vitamin. Now evaluation of the thiamine status. Transketolase का जो हमारा वो था, ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी देख लेंगे आरबीसीज में तो पता चल जाएगा। ऑफ दिस recommended dietary allowances, इसमें हमारा मैन, अडल्ट मैन का, विमेन का और लैक्टेटिंग का इम्पॉर्टेंट रहता है, बाकी पूरे को मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ थायमिन वाज एस्टिमेटेड बाय प्लॉटिंग एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी कोएफिशिएंट वैल्यूज वर्सेस डाइटरी दिस। ये एक बारी थोड़ा सा याद कर लेना, ये आ सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने किसको किसके वर्सेस में प्लॉट किया। ठीक है, एवरेज estimated average requirement was calculated EAR, erythrocyte transketolase activity coefficient values versus the dietary thiamine intake. Now sources में आ जाते हैं हम लोग, ये बहुत ही important part है। Most foods is relatively low thiamine का ये, but diets based on whole wheat, any of millets, raw hand pound rice or parboiled rice hand pounded usually supply adequate amount of thiamines. Bran contains most of the thiamine. Okay, bran of the rice grain. Polished rice contain negligible amount, बहुत ही कम, जो कि almost nil है. Inclusion of pulses improve the thiamine content. Wheat bran, wheat germ are very rich sources of thiamine, while white flour is devoid of the. Now wheat bran and wheat germ are very rich sources of thiamine, whereas white flour मतलब कि मैदा is devoid of thiamine. Thiamine deficiency can be prevented by including at least 100 gram of parboiled rice or undermilled rice or any millets. 60-70 ग्राम्स पल्सेस ले लो डाइट में, रॉ मिल्ड राइस ले लो, ठीक है, 100 ग्राम एटलीस्ट पैरबॉइल्ड राइस ले लो, ठीक है। पैरबॉइल्ड मतलब हाफ बॉइल्ड, क्योंकि बॉइलिंग के टाइम पे भी उसका विटामिन B1 कंटेंट जो है वो लॉस हो जाता है। फिर पिस्ताचियोज एंड कैश्यू नट्स आर वेरी 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 गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B1। ऑर्गन मीट, अब एनिमल सोर्सेज में ऑर्गन मीट, पॉर्क लिवर, एग्स ये भी आ जाते हैं। Electronic cooking results in the minimal losses. Now washing the rice removes 40% of thiamine. ठीक है, दिस ये हम लोग एक नॉर्मल उसके लिए पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए। फिर सनफ्लावर सीड्स, पिस्ताचियो सीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, कैश्यू नट्स, जस्ट एक रीड मार लो। पीज, whole wheat, lentil,
There are some naturally occurring antithymin factors which include heat-sensitive thiaminase and heat-resistant polyphenolic compounds like tannins and caffeic acids. Thiaminase is present in certain varieties of fish. Now these are antithymin factors. Antithymin factors मतलब कि thiamin को destroy करने वाले factors. Cooking inactivates this enzyme. Ingestion of large amount of tea, chewing betel nuts मतलब पान, which contains heat stable, this leads to deterioration of the thiamine status. So antithymin हो गया आपका polyphenol compounds like tannins and caffeic acids और heat sensitive thiaminase. Pulses and most whole cereals have a ratio of about this calories actively protect against beriberi. कौन pulses and most whole cereals. Raw polished rice has a value of this. Most fruits, vegetables weakly effective in preventing beriberi. So fruits, vegetables and flesh foods are weakly effective in treating beriberi. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राइबोफ्लेविन. जस्ट रीड एंड कम वंस. और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे वो कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल. और जैसे कि आपको पता है स्किन फ्यूल बाय नित्या, मेरा नाम नित्या है और स्किन फ्यूल बाय नित्या में मैं कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर रही हूँ just at ₹21. You can consult me, we will discuss your problems कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी स्किन में क्या इशू है. फिर उसके बेसिस पे, इस कंसल्टेशन के बाद उसके बेसिस पे हम लोग डाइट चार्ट, डाइट प्लान्स डिस्कस कर लेंगे. और आप मेरा फेस योगा सेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टू ख़त्म करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को फ्रॉम द रूट. क्योंकि ऊपर से हम कितना भी कुछ लगा लें, इट विल नॉट अफेक्ट सो मच जब तक आप अंदर से प्रॉपर नहीं होगे. भले ही आपकी स्किन अच्छी हो जाए, बट अंदर से आपको हील करोगे खुद को, अंदर से आप हेल्दी रहोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी पूरी बॉडी में नहीं होगी. सिर्फ स्किन ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, सो यू कैन ड्रॉप a DM in my Instagram channel. You can join my, follow my Instagram channel also. Eat Right Insight is for the basic meals and for the basic dietary tips. और ये जो है स्किन फ्यूल बाय नित्या, इसमें मैं ज़्यादातर स्किन मतलब मोस्टली स्किन के ऊपर ही बता रही हूँ. सो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम राइबोफ्लेविन पढ़ेंगे और ऐसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.